यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप पढ़ाई मस्त चल रही है आपकी। एंड सर आपके एंड पे टॉपिक टपा टप मस्त तरीके से रिवाइज हो रहे होंगे। एंड सर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। एंड सर अगर इन लेक्चर से माहौल बन रहा है तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। एंड डू कमेंट कि सर मजा आया कि नहीं आया। एंड डू लेट मी नो कि सर किस तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। ओके सारे चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो अगर मजा आ जाए तो डू कमेंट। थैंक यू सो मच। आइए सरकार, सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स सॉरी चैप्टर नंबर 15। सर आइए बच्चों, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स छोटा सा टॉपिक है सर, क्या बोलता है देखते हैं। सबसे पहली बात सर, सेक्शन नंबर 35 के ने बोला है क्या कि आपको कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कहां मेंटेन करने हैं। तो सर हर रजिस्टर्ड पर्सन, आई रिपीट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ओके सर एक मिनट देखना ध्यान से। एवरी registered person who is required to maintain books of accounts and at which place every registered person is required to maintain the books of account, or at which place, at his principal place of business। and suppose आपकी 10 ब्रांचेस है सर, उसमें से एक ब्रांच को आपने, एक हेड ऑफिस है आपका, 9 ब्रांचेस है, एक को आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया हुआ है, बाकी 9 को आपने एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया हुआ है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, प्लस रेस्पेक्टिव ब्रांच के रेस्पेक्टिव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रिकॉर्ड्स रेस्पेक्टिव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। क्लियर? प्लस unless proved otherwise, if any document, register or any other books of account belonging to registered person are found at any premises other than the premises which are mentioned in the registration certificate, then they should be presumed to be maintained by the said person। मतलब ये हो गया कि अगर मान लो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट अपने घर पे मेंटेन किए, तो ऐसे केस में हम ये मान लेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपने घर पे ही मेंटेन किए हैं और उसको भी प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस में वो प्लेस भी आता है जहां पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, और वहां पे भी इंस्पेक्शन करने आ जाएंगे घर पे। सब काम करोगे सब पता पड़ जाएगा उनको क्या है करे हो घर पे जाके। ओके सर, विच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन। अब कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं सर? ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ फॉलोइंग इज टू बी मेंटेन, कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर कितना किया आपने, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत कितना है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत कितना है, स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कितना किया, आउटपुट टैक्स पेबल कितना है, कितना आपने आउटपुट टैक्स पे किया, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज में भी प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। उसके लिए रूल्स प्रिस्क्राइब किए हुए अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स किसको रखने हैं। बहुत इजी चैप्टर है सर, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है सर। नाउ एडिशनल रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। देखो ये तो एक कॉमन रिकॉर्ड के बारे में बात कर ली सेक्शन ने बेटा। नाउ इन एडिशन टू द पर्टिकुलर्स मेंशन इन सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 जो मैंने ऊपर पढ़ाया बेटा अभी आपको, ये वाला सेक्शन, the rules also provide that registered person is also required to maintain true and following correct account of। ठीक है, ये रूल्स ने बताया कि ये रिकॉर्ड्स और रखने हैं क्या क्या। द गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड अगर है तो बेटा। सर मैंने इसके अंदर हर टॉपिक के अंदर आपने पूरी बुक में देखा होगा, मैंने रेड मार्क किए हुए कुछ वर्ड्स को, वो रेड मार्क भी अगर आप ढंग से रिवाइज करते हो ड्यूरिंग एग्जाम्स तो आपका फटाफट चैप्टर कवर होता है बेटा। सर द गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, पर उसके लिए आपका पहला पूरा लाइन आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके उस रेड वर्ड को देख के आप रिवाइज कर पाएंगे पॉइंट को देखते ही। फिर supplies attracting payment on reverse charge along with relevant documents including invoices, bills of supply, delivery challans, credit note, debit note, receipt voucher, payment voucher and refund voucher, ये सब आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। separate account of advances received and paid and adjustment made there to बेटा, कितना एडवांस रिसीव हुआ, कितना एडवांस पे किया, क्योंकि एडवांस भी सप्लाई का पार्ट बनता है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है जब एडवांस आप पे करते हो या रिसीव करते हो। फिर particulars of the name and complete address of the suppliers and recipient of the goods or services, किन किन को सप्लाई किया, किन किन से परचेज किया, उन सब के particulars of the complete address of the premises where goods are stored by him, एड्रेस कहाँ पे अपने गुड्स स्टोर किए हुए, गोडाउन का सारा एड्रेस, इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट along with the particulars of the stock stored therein। बेटा सर क्या होता है, कई बार ट्रांसपोर्टर को हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आपने जैसे बेंगलोर से गुड्स मंगाया मुंबई गुड्स आ गया, पर आपके पास स्टोरेज की जगह नहीं है, आपने ट्रांसपोर्टर को बोला तू अपने ही स्टोर कर ले, जब मेरे को गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपसे मंगा लूंगा। तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट। तो कहां स्टोर किए, कितने स्टोर किए, कौन कौन से गुड्स स्टोर किए, ये सबका डिटेल आपके पास मेंटेन होना चाहिए। क्लियर? हाउएवर इफ एनी टैक्सेबल गुड्स आर फाउंड टू बी स्टोर्ड एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेसेस सो डिक्लेयर्ड, आपने प्लेस डिक्लेयर नहीं किया और कहीं और आपका स्टॉक पाया गया विदाउट द कवर ऑफ एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ गड़बड़ थी बेटा, तो ऐसे केस में द प्रॉपर ऑफिसर शेल डिटरमाइन द
amount of tax payable on such goods as if such goods had been supplied by the registered person. ये मान लेंगे आपके स्टॉक कहीं और पाया गया अदर देन द डिक्लेयर्ड प्लेसेस, तो ये माना जाएगा कि गुड्स आपने सप्लाई कर देते, उन पे जो टैक्स पेबल होता है वो टैक्स पे करो हमें आप. हाँ है ना भाई. प्लस अब बड़ा ही सुंदर पॉइंट शुरू हो रहा है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड पॉइंट. और ये चार्ट फॉर्म मैंने जो आपको बना के दे रखा है इससे तो बहुत ईजी हो जाता है पढ़ने के लिए बेटा. ठीक है. दीज आर द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफिक पर्संस. सर जैसे एजेंट, एजेंट को स्पेसिफिकली क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने बेटा? जो ऊपर वाले रिकॉर्ड्स रखे वो तो रखने ही रखने हैं, ये एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स है. अब सर आप खुद सोचिए आप लॉजिकली सोचेंगे ना बेटा, थोड़ा सा लॉजिक कनेक्ट करिए. एजेंट, प्रिंसिपल टू एजेंट, अगर आपने कोई गुड सप्लाई किया और एजेंट खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है तो ये मानेंगे कि एजेंट ही सप्लाई कर रहा है कस्टमर को और प्रिंसिपल के यहाँ से जा रहा है, तो एजेंट के यहाँ पे जब प्रिंसिपल के यहाँ से एजेंट के यहाँ जा रहा है मान लेंगे सप्लाई हो गया बेटा. तो सर एजेंट को क्या क्या रिकॉर्ड रखने हैं? अब एजेंट जरूर थोड़े एक ही जने का एजेंट है, मेरे पास एजेंसी 10 लोगों की बेटा, 10 लोगों का मैं काम करता हूं, 10 लोगों का मैं एजेंट हूं. तो सर मेरे को जो ऑथराइजेशन रिसीव हुआ है, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन कि मैं एजेंट की तरह सप्लाई कर सकता हूं गुड्स आपके बिहाफ पर, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव और टू सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सेपरेटली. उन सबकी ऑथराइजेशन की फाइल उसके पास होनी चाहिए बेटा. फिर सर कितने गुड्स या सर्विसेज उसने रिसीव करी, कितनी गुड्स सर्विस उसने सप्लाई करी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उन सबके पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल. सेम जो गुड्स उसने सप्लाई किया ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, उनके पर्टिकुलर्स जैसे डिस्क्रिप्शन, गुड्स कौन सी है, सर्विसेज कौन सी है, का वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है अगर एप्लीकेबल है तो बेटा ये सब उसको मेंटेन करना पड़ेगा. प्लस जो उसने हिसाब बना के भेजा होगा प्रिंसिपल को, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश्ड टू एवरी प्रिंसिपल, ये हिसाब है सर अपना, वो सब मेंटेन करना पड़ेगा. प्लस टैक्स पेड ऑन रिसीट और ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, कितना टैक्स पे किया, जो भी गुड्स रिसीव किया उस पर, जो भी गुड्स सप्लाई किया उस पर ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, ये सब उसको मेंटेन करना पड़ेगा. सिंपली आपको प्रिंसिपल टू एजेंट वाले ट्रांजेक्शंस का एक बार विजुअलाइजेशन करना है, फिर ये पढ़ने का है, अपने आप समझ में आएगा. सेम वे मैन्युफैक्चरर क्या होता है? जो गुड्स बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है. अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको एडिशनल रिकॉर्ड क्या रखने पड़ेंगे? मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और सर्विसेज यूज्ड in the manufacture and quantitative details of goods so manufactured using including the waste and byproduct thereof. सर अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आप करते हो तो क्या क्या रॉ मटेरियल्स, क्या क्या इनपुट सर्विसेज आपने परचेज करी, कितना यूज आया, उससे कितना आउटपुट गुड्स बना, इंक्लूडिंग वेस्ट टू स्क्रैप कितना निकला, बाय प्रोडक्ट कितना निकला, ऑब्वियसली ये सब मेंटेन करने पड़ेंगे बेटा. सर्विस सप्लायर को एडिशनली क्या रिकॉर्ड रखने बेटा? सर कितने अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज्ड इन प्रोविजनल सर्विसेज, जैसे सर्विसेज प्रोडक्ट में कौन कौन से गुड्स काम आए, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज्ड एंड सर्विसेज सप्लाइड, कितनी सर्विसेज सप्लाई करी, उसमें कितनी इनपुट्स काम आए, कितने गुड्स काम आए, कितनी इनपुट सर्विसेज काम आए, उन सबका डिटेल. दैट्स इट. वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या मेंटेन करना बेटा? सिंपली वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है पहले ये सोचो फिर पढ़ो. वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस सब करता है बेटा, जिसमें मटेरियल प्लस लेबर दोनों इन्वॉल्व होते हैं. इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड होता है बेटा, उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. अब पढ़ना कि सर किन किन कॉन्ट्रैक्टर्स किन किन के बिहाफ पे वो बिल्डिंग बना रहा है. सर नेम एंड एड्रेस ऑफ दोज पर्संस ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, किन के लिए वो काम कर रहा है. फिर कौन कौन से गुड्स और सर्विस उसको रिसीव हुई, उनका डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट वैल्यू, उनकी क्वांटिटी, हाँ है ना भाई, फॉर द एग्जीक्यूशन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या उसने परचेज किया. सर मतलब कितना गुड्स सर्विस उसने रिसीव किया, कितना गुड्स सर्विस उसमें से यूज किया इन द एग्जीक्यूशन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट वाइज उसको अकाउंट रखना पड़ेगा कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मैं इसके लिए कर रहा हूं, उसके लिए इतना गुड्स सर्विस रिसीव किया, उसमें से इतना गुड्स सर्विस यूज आया. फिर कितना कितना पेमेंट कौन कौन से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सर ईच कॉन्ट्रैक्ट वाइज कौन कौन सा पेमेंट उसको रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ. देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स फ्रॉम होम ही रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विस उसने परचेज करी उनके सप्लायर्स के डिटेल्स. तो जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उनका डिटेल, जिनसे परचेज किया उनका डिटेल, कौन कौन सी गुड्स सर्विस परचेज करी, रिसीव हुई उसको, कौन कौन सी गुड्स सर्विस यूज आई और कितना कितना पेमेंट उसको रिसीव हुआ. दैट्स इट. आया ना भाई. फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट उसको मेंटेन करना पड़ेगा. दैट्स इट. सिंपल. कितना इजी बेटा, बस आपका माइंडसेट तैयार कीजिए बेटा, सोचिए फिर पढ़िए. टाइम बहुत कम लगता है बेटा उसमें. ठीक है, रटेंगे मगअप करेंगे टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा और अल्टीमेटली याद भी कुछ नहीं रहेगा. ओके. कस्टोडियन और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, सर ये क्या करते हैं? प्रिंसिपल की बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन करते हैं और स्टॉक कस्टमर का ऑर्डर आता है माल सप्लाई करते हैं.
तो मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स एंड शेल प्रोड्यूस डिटेल्स देयरऑफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। कि सर कौन कौन से रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स हैंडल करते हैं और कितने गुड्स मेंटेन करते हैं, सर इन सब की इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, और कभी भी ऑफिसर मांगता है तो सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा, दैट्स इट। फिर गोडाउन या वेयर हाउस के जो ऑपरेटर या ओनर होते हैं उनको एंड ट्रांसपोर्टर को, भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, उनको कौन कौन सा रिकॉर्ड रखने। अच्छा जीएसटी में बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर किसी गोडाउन में कोई गुड्स स्टोर्ड है तो किसके गुड्स हैं, क्या है साहब ये माल, ये सब उस वेयर हाउस वाले को मेंटेन करना पड़ेगा। कभी भी ऑफिसर आके पूछ सकता है, भले वो वेयर हाउस वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सेम वे ट्रांसपोर्टर किसी का गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, गाड़ी रोकी, पूछा, अब वो ट्रांसपोर्टर बोलते क्या मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, मेरे से बात मत करो। अरे भाई ऐसा थोड़ा होगा यार, किसका गुड्स है, कौन सा गुड्स है, कहां से लाए, कहां ले जा रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ती है। प्लस इनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है बेटा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर सॉरी भी लेना पड़ता है, अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा पढ़ना। दैट्स इट, पढ़ा दिया मैंने, इतना ही है और क्या है। यूनिक एनरोलमेंट नंबर, such persons who are not already registered under GST shall obtain a unique enrollment number by applying electronically on the GST common portal। GST common portal पे ये unique enrollment number के लिए अप्लाई करेंगे। The person enrolled as aforesaid in any other state shall be deemed to be enrolled in every state or union territory। मतलब स्टेट वाइज इनको एनरोलमेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर, इनको केवल और केवल क्या करना है, सर एक ही स्टेट में एनरोलमेंट नंबर लेना है, ये मानेंगे सारे स्टेट में ये एनरोल हो गए बेटा, अलग स्टेट वाइज इनको एनरोलमेंट लेने की जरूरत नहीं है। फिर वेयर हाउस ओनर और ऑपरेटर के लिए अलग से बोला है क्या, मैं ये बात तो कॉमन थी दोनों के लिए बेटा, ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस ऑपरेटर के लिए। अब वेयर हाउस ऑपरेटर और ओनर के लिए क्या बोला है, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट विद रेस्पेक्ट टू द पीरियड फॉर विच particular goods remained in the warehouse including the particulars relating to dispatch, movement, receipt and disposal of such goods। कितना गुड्स आया, कितना गुड्स डिस्पैच किया, कितना गुड्स कितने टाइम तक रहा, कब रिसीव हुआ, कब डिस्पोज ऑफ किया, सब कुछ इंफॉर्मेशन इनको मेंटेन करनी पड़ेगी, कितने पीरियड के लिए स्टोर रहा हो सब रखना पड़ेगा सर इनको। क्लियर। फिर वेयर हाउस ऑपरेटर को बोल दिया क्या, वेयर हाउस ऑपरेटर शैल स्टोर द गुड्स इन सच मैनर दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड आइटम वाइज एंड ऑनर वाइज। ऐसा नहीं कि पूरा भर दिया बेटा, कभी ऑफिसर वेरीफाई करना है तो पता पड़ना चाहिए ये गुड्स इसका है, ये गुड्स इसका है, ये वाला गुड्स इसका है। एंड शेल फैसिलिटेट फिजिकल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन डिमांड। प्रॉपर ऑफिसर बोलता है कि मेरे को चेक करना है तो चेक करने के लिए वो बताना चाहिए कि हाँ ये गुड्स इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है सर। ट्रांसपोर्ट के लिए बोल दिया क्या, वो जब ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स का, ही शेल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, कौन सा गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसका गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहां डिलीवर किया, एंड गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट। सर जैसे बेंगलोर से गुड्स मुंबई आया था तो मैंने मुंबई के ट्रांसपोर्टर को बोल दिया कि गुड्स कुछ दिन तेरे पास रखना, मेरे पास स्टोरेज जगह नहीं है, जब मैं मंगाऊंगा तब भेज देना। तो कितने गुड्स उसने स्टोर किए। क्लियर। अलॉन्ग विद जीएसटी ऑफ द रजिस्टर्ड कंसाइनर एंड कंसाइनी फॉर ईच ऑफ हिज ब्रांचेज, जितनी जीटीए की ब्रांचेज है उन सब ब्रांचेस पे किन किन कंसाइनर कंसाइनी के लिए वो माल ट्रांसपोर्ट किया है, उसने कितना माल ट्रांसपोर्ट किया, सबका जीएसटी नंबर भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सर वो कितना क्वांटिटी उसने गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, कहां से उठाया, कहां डिलीवर किया, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर। और अब हम आगे पढ़ने वाले क्या है, ये सब जो बुक्स ऑफ अकाउंट हमने पढ़ ली है अब तक कि ये रिकॉर्ड्स इन सबको मेंटेन करने हैं, ये अकाउंट्स इनको मेंटेन करने हैं, ये कब तक मेंटेन करने हैं, कैसे मेंटेन करने हैं, वो भी अब आगे आएगा बेटा, ठीक है। पर उसके पहले 2-3 पॉइंट और है, देखिए सर बड़ा इजी पॉइंट है सर, कोई टफ नहीं है, ध्यान से सुंदरता से अगर हमने कंसंट्रेशन से पढ़ लिया तो भी काम हो गया। देखो मैंने अपनी समरी बुक इतनी अच्छे से ड्राफ्ट करी हुई है सर, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको वर्ड को मैंने रेड मार्क कर रखा है, उनको भी ध्यान से कंसंट्रेशन से अगर आप पढ़ते हो तो पूरा पॉइंट आपका रिवाइज होता है बेटा। आओ बच्चों, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट टू मेंटेन फॉलोइंग टू रिकॉर्ड्स बट एवरी अदर रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। हर रजिस्टर्ड पर्सन को ये 2 रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, पर कंपोजिशन स्कीम वालों को ये 2 तरह के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट है स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाइड बाय हिम कंटेनिंग particulars of the opening balance, receipt, supply, goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples, and balance of the stock including raw material, finished goods, scrap and waste thereof। सबका स्टॉक इसको मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर। कितने गुड्स रिसीव हुए, कितने सप्लाई हुए, कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना रिसीव हुआ, कितना सप्लाई किया, कितना लॉस डिस्ट्रॉय हो गया। क्लियर। ये सबका स्टॉक उसको मेंटेन करना पड़ेगा हर असेसी को एक्सेप्ट कंपोजिशन स्कीम सप्लायर। नाउ डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल।
टैक्स पेबल इंक्लूडिंग आरसीएम का टैक्स पेबल कितना है, कितना उसने टैक्स कलेक्ट किया, कितना टैक्स पे किया, कितना आईटीसी अवेल किया, कितना आईटीसी क्लेम किया, कितना यूज किया, टुगेदर विद द रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी चालान इश्यूड और रिसीव ड्यूरिंग एनी टैक्स पीरियड, ये सारे उसको मेंटेन करने, कितने बिल इशू किए, कितने बिल आए, कितने क्रेडिट नोट आए, कितने इशू किए, सब इशूड एंड रिसीव्ड बोथ। ओके चलिए सरकार, हाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन्ड, क्या ऑनलाइन मेंटेन करना कंपलसरी है? नहीं, मे बी मेंटेन मैन्युअली, मैन्युअली भी मेंटेन कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ईच वॉल्यूम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी सीरियली नंबर्ड। मान लो मल्टीपल बिल बुक है तो हर बिल बुक पे सीरियल नंबर लिखा होना चाहिए, इनवॉइस तो सीरियल नंबर वाइज होना ही चाहिए। अगर मल्टीपल बुक्स है तो बिल बुक पे भी सीरियल नंबर होना चाहिए बेटा आपका, so that that can be identified, bill book number 1 2 3 4 ऐसे, मे बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बट इट शुड बी, जैसे डिजिटल साइन होना चाहिए बेटा, ऑथेंटिकेटेड बाय मींस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर विद प्रॉपर बैकअप, सो दैट कभी कुछ डेटा लॉस हो जाए तो बैकअप से रिकवरी किया जा सकता है। एंट्री शुड नॉट बी इरेज्ड और ओवर रिटन, के प्रॉपर्ली नीटली लिखी होनी चाहिए बेटा, इट शुड नॉट बी ओवर रिटन, इट शुड नॉट बी इरेज्ड। नाउ फेलियर टू मेंटेन अकाउंट्स, सर अगर ये सारे अकाउंट्स हमने इतनी देर से पढ़ रहे हैं वो सब अगर आपने नहीं मेंटेन किए तो ठाकुर तो गियो, तो ये मान लेंगे जितने गुड्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए हुए वो सारे गुड्स आपने सप्लाई कर लेते हैं मान लेंगे, और उस पर टैक्स जो बनता है वो पे करो। फेलियर टू मेंटेन द अकाउंट्स, द प्रॉपर ऑफिशियल शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल ऑन द गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर, जिसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, अकाउंट्स नहीं है आपके पास, जिसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है साहब, ये मान लेंगे कि एज इफ such goods or service or both had been supplied by such person and the provisions of section number 73 or 74 shall apply। डिमांड नोटिस वगैरह इशू होगा 73 और 74 का, और ये मान लेंगे सारे गुड्स आपने, सारी सर्विसेज जिसके रिकॉर्ड्स नहीं है वो आपने सप्लाई कर दिए थे। क्लियर ठाकुर तो गियो। आइए लास्ट पॉइंट, बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे लगता है एंड इट्स वेरी गुड पॉइंट, कि सर ये सारे रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स हमने मेंटेन तो कर लिए, पर आखिर ये कब तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे? अरे कब तक ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का टोकरा संभाल के रखूंगा मैं ना भाई। आई होप ये मीम्स है आपको थोड़ा सा मुस्कुराहट आती होगी चेहरे पे जब आप पढ़ाई करते हो और आपका माहौल थोड़ा लाइट हो जाता होगा, यही पर्पज है इन मीम्स को रखने का बेटा। सर जितने भी अकाउंट्स मेंटेन करे अपने, जो रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन किए कब तक मेंटेन करने हैं? द अकाउंट्स नॉट सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ अपील्स और रिवीजन और एनी अदर प्रोसीडिंग्स, मतलब नॉर्मल अगर कोई अपील वगैरह में मैटर नहीं चल रहा है तो 72 मंथ, 6 साल, कब से? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है, वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद उसका जो एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट रहता है 31 दिसंबर, वहां से 72 मंथ तक उस फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। पर अगर मान लो कोई मैटर एडजुडिकेशन में चल रहा है, अपील में चल रहा है, रिवीजन में चल रहा है या अदर प्रोसीडिंग में चल रहा है, तो सर जिस दिन वो प्रोसीडिंग खत्म होती है, ड्रॉप होती है प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर पास हो जाता है, उसके बाद 1 ईयर या 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज लेटर तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सपोज 6 साल एक्सपायर हो गए, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड मैटर था, जो डिस्प्यूटेड चल रहा था, जो अपील में चल रहा था मैटर, उस फाइनेंशियल ईयर से जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न थी उसके 6 साल निकल चुके हैं, 72 मंथ निकल चुके हैं, मैटर अभी भी चल रहा है अपील में, तो भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ऐसा नहीं कि 6 साल घटाओ, पर मान लो अपील में कुछ हुआ तो रिकॉर्ड्स लाने पड़ेंगे ना सर। इसलिए जब वो मैटर डिस्पोज ऑफ होगा उसके बाद 1 साल तक भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और हो सकता है अपील पहले डिस्पोज ऑफ हो गई बेटा, 6 साल अब तक खत्म नहीं हुए, तो 6 साल तक तो मेंटेन करने ही करने हैं। इसलिए बोला है क्या, जिस दिन वो अपील वगैरह डिस्पोज ऑफ होगी, फाइनल डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग जब होगी उसके बाद 1 ईयर या 72 मंथ फ्रॉम दी रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 72 मंथ या डिस्पोजल ऑफ द अपील वगैरह के 1 ईयर व्हिचएवर इज लेटर तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सर इसी के साथ भारत माता की जय। एक बड़ा ही सुंदर मैसेज मैंने आपके लिए लिखा है बेटा, सर विच मे मोटिवेट यू, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। सर चैलेंजेस से घबराना नहीं है, जो आपको रोकता है आपकी लाइफ में सक्सेस होने से, जो हर्डल आपके सामने आती है उसको चैलेंज लो। देखता हूं ये हर्डल मेरे को कैसा रोक सकती है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा, मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा, मैं पास होके दिखाऊंगा, मैं अच्छे मार्क्स देके लेके आऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा और भारत माता की जय हो।
सो लगा दीजिए अपना पूरा दम एंड हर वो हडल जो आपके सामने आती है, हर वो लिमिटेशन जो आपके सामने आती है, जो आपको परेशान करती है, जो आपकी गोल से आपको डेविएट करती है, उसको चैलेंज करो कि नहीं मैं तेरे से डरूंगा नहीं, मैं मेरा काम करूंगा, मैं मेरा पढ़ाई करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े। अगर मजा आ गया हो लेक्चर के अंदर तो डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट में माहौल जबरदस्त शानदार जरूर लिखिएगा बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।